नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं कवीन सचान। देश देशांतर में आज हम बात करेंगे यूएन की इंडस्ट्रियल रिपोर्ट 2020 को लेकर। जी हाँ, ये रिपोर्ट क्या इशारा कर रही है और कोरोना के वक्त में दुनिया भर में जब इस वक्त उद्योग जगत का हाल बुरा है, ऐसे में ये रिपोर्ट किस तरीके से इंडस्ट्री को रिवाइव करने के रास्ते के तौर पर दिख रही है और किस तरीके से अलग अलग देश नई टेक्नोलॉजी के जरिए अपने औद्योगिक उत्पादन और विकास की उस रफ्तार को पाने के लिए प्रयासरत है। और खास तौर पर ये रिपोर्ट ये खास तौर पर कहती है कि नई तकनीक के सहारे उद्योग जगत ने कोरोना के संकट के बीच में वापसी की है और जिसकी रफ्तार भी खासी अहम दिख रही है। तो भारत के संदर्भ में समझेंगे कि हमने किस तरीके से इस रास्ते के जरिए जो हमारे गोल्स थे उनकी तरफ हम बढ़ रहे हैं। उद्योग जगत कैसे नई तकनीक के सहारे आगे बढ़ना चाहता है, क्या एनवायरमेंट है और क्या कुछ उसे और सहूलियत की दरकार है। और इसे समझेंगे अपने तीन बेहद खास मेहमानों के साथ। हमारे साथ मौजूद हैं दिलीप चुनार साहब हैं, सेक्रेटरी जनरल फिक्की से। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ आनंद सिंह बैल हैं, सीनियर इकोनॉमिक एडवाइजर हैं, डीपीआईटी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ तीसरे बेहद खास मेहमान हैं शिशिर सिन्हा, जो कि सीनियर डिप्टी एडिटर हैं द हिंदू बिजनेस लाइन। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। शुरुआत में आनंद सर आपसे करना चाहूंगा कि अगर इस रिपोर्ट को देखें तो हालांकि कोरोना जब से शुरुआत हुई दुनिया भर में उद्योग जगत संकट में है और मैं कहूं कि पटरी से उतरता दिखा उत्पादन और इसके बाद कंजम्पशन के लेवल पर भी काफी ज्यादा मांग में कमी दिखी। लेकिन ये रिपोर्ट बहुत अहम इस नजरिए से मैं देखता हूं और मैं आपकी राय जानना चाहूंगा कि किस तरीके से इस संकट के दौर में उद्योग जगत ने प्रोडक्शन को लेकर नई तकनीक के सहारे वापस पटरी पर दौड़ने का मादा दिखाया है और उसकी तरफ कदम बढ़ाए। नमस्कार। ये इंडस्ट्री 4.0 काफ़ी दिनों से ये मुद्दा हमारे समक्ष है और इस पे काफ़ी काम हो रहा है। और यूनाइटेड नेशंस की ये जो 2020 की रिपोर्ट है, ये बहुत ही कठिन समय पे आई है, बट बहुत ही इन अ वे अच्छे समय पे भी आई है, हमें ये बताते हुए कि ये नई टेक्नोलॉजीज़ को हम अपने में अब्जॉर्व करें और कैसे आगे बढ़ें। इसमें तो दो राय है ही नहीं कि इस समय कोरोना के कारण औद्योगिक विकास काफ़ी कम हुआ है, पूरे देश का जीडीपी भी कम हो रहा है। बट इस कठिन समय में हमें बिल्कुल बेसिक बात कभी भी नहीं भूलनी है कि भारत आगे तभी बढ़ेगा जब वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ को अपनाएगा और उनको लेकर के फिर आगे बढ़ेगा। और ये भी हमारा मानना है कि ये गलत धारणा है कि ये नई टेक्नोलॉजीज आएंगी उसके कारण एम्प्लॉयमेंट हमारा कम होगा। ये भी एक गलत धारणा है। हमें पूर्ण विश्वास है कि ये जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं इंडस्ट्री 4.0 में, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, इन सब में थोड़ा बहुत तो डिस्टर्बेंस होगा सिस्टम में, बट आगे चल के ओवरऑल हमारी एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, जिसके कारण देश का जो टर्म हम यूज़ करते हैं इंक्लूसिव और सस्टेनेबल ग्रोथ होगा। तो हम इस रिपोर्ट से काफ़ी सहमत हैं और हम बिल्कुल विश्वास करते हैं इस भारत में कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ इंडस्ट्री 4.0 में जिनकी बात होती है उनको हम अपने साथ लेकर के चलेंगे तो भारत का इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ होगा। शिशिर जी, जिस तरीके से इस रिपोर्ट में क्योंकि अलग अलग सेक्टर अलग अलग तकनीक की बात भी की गई है, लेकिन जो महत्वपूर्ण है कि नई तकनीक के जरिए किस तरीके से जो प्रोड्यूसर्स हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, उस सेक्टर में भी उन्होंने एक बहुत की रोल उनका नजर आया है इस कोविड काल में, और कैसे वो सस्टेनेबल जब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात होती है उसका रोल ज्यादा महत्वपूर्ण इस पूरे के पूरे संकट के दौर में और ज्यादा गंभीर या और ज्यादा मजबूती के साथ में उभर कर सामने आता नजर आया। देखिए, मैं आनंद सर की बात को आगे बढ़ाऊंगा। उन्होंने कहा कि जब नई तकनीक आती है तो हमेशा ये आशंका होती है कि रोजगार के कई मौके कम ना हो जाए या काफी ज्यादा कमी ना हो जाए। लेकिन दूसरी तरफ हमें ये याद रखना चाहिए कि हमारे देश में जब कंप्यूटर आया था तो मुझे याद है कि उस समय में सबसे ज्यादा शोर इसी बात का था कि इतनी बड़ी देश, इतना बड़ा देश, इतने ज्यादा श्रम शक्ति क्या होगा, उस पर असर पड़ेगा। ये अलग बात है
कि उसका असर बहुत ज्यादा नहीं दिखा। देखिए, रोजगार के मौके कम ज्यादा होने बहुत उसके कई और कारण होते हैं। सिर्फ तकनीक की वजह से रोजगार के ऊपर हम ध्यान दें और तकनीक को हम नजरअंदाज कर दें, वो सही नहीं होता है। दूसरा पहलू ये है कि आज हमारी जरूरत क्या है? आज हमारी जरूरत है लागत घटाने की, आज हमारी जरूरत है इकोनॉमी ऑफ स्केल बढ़ाने की। इन दो चीजों में हमारी तकनीक कैसे मदद कर सकती है? आप देखिए, हम लोग बार बार चीन का जिक्र करते हैं, उद्योग की जब भी बात आती है, आर्थिक व्यवस्था की जब भी बात आती है, तो हमारे सामने एक जो बैरोमीटर होता है वो होता है चीन की। चीन में क्या हो रहा है? चीन के साथ सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है? उनका इकोनॉमी ऑफ स्केल बहुत हाई है, और उसका रिजल्ट ये होता है कि उनका जो प्राइस लेवल है वो नीचे आ जाता है, और वो आसानी से आपका मार्केट, बिल्कुल जिसको कहते हैं ना, डोमिनेट कर लेते हैं। हम नहीं कर पाते हैं। हमारी स्थिति ये है कि हमारा क्वालिटी जो भी हो, लेकिन हम उस इकोनॉमी ऑफ स्केल में नहीं जा पाते हैं, जिसकी वजह से मार्केट डोमिनेंस जो हमारे अंदर चाहिए वो हमारे अंदर कमी रह जाती है। क्या तकनीक हमें इस मामले में मदद कर सकती है? क्या तकनीक हमें वो रास्ता बता सकती है कि जो एक बैरियर बन गया है, आज हम जब कोविड के संक्रमण से गुजर रहे हैं, तो एक बैरियर बन गया है, दो लोग आपस में मिलकर के काम नहीं कर पा रहे हैं, वो कैसे काम करें? वो जो बीच की कड़ी है वो कैसे जोड़ी जाए? मुझे लगता है कि इन सब चीजों को अगर तकनीक के नजरिए से देखा जाए तो वो तकनीक आपके लिए काफी फायदेमंद होगी। केवल हम तकनीक और रोजगार पे बहस करते रहें तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं विकास पीछे रह जाएगा, औद्योगिक व्यवस्था पीछे रह जाएगी, और हम एक राजनीतिक विवेचना में पड़ जाएंगे कि आज हमारे लिए रोजगार जरूरी है या तकनीक जरूरी है। दिलीप साहब, क्योंकि एक वाकई बहुत पुरानी बहस है, जैसे कि शिशिर जी ने कहा कि जब कंप्यूटर की शुरुआत देश में हुई और जब उसका आगमन हुआ तो एक बड़ी बहस हुई कि कंप्यूटर 10 से 20 आदमियों का काम करेगा और इसमें लोग बेरोजगार होंगे। लेकिन यूएन की इस रिपोर्ट में बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट ये इस पर फोकस किया गया है कि किस तरीके से टेक्नोलॉजी ने न सिर्फ जॉब क्रिएशन बढ़ाया है बल्कि प्रोडक्शन को बढ़ाया है। और जब हम कोरोना के टाइम में देखते हैं तो इसने कई गुना ज्यादा बेनिफिशियरी न सिर्फ प्रोड्यूसर्स के लिए है, कंज्यूमर के लिए है, बल्कि जॉब होल्डिंग या जॉब सीकर्स के लिए भी है। बिल्कुल कविन जी, जैसे आनंद जी ने और शिशिर जी ने कहा था, ये रिपोर्ट ये सही समय पे आया है, क्योंकि डिजिटल अडॉप्शन जो है, और ये एक लाइटर वे में कह रहा हूँ लेकिन बड़ी सीरियस बात है, सीईओज ने या चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर ने या चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर ने इस टाइम टेक्नोलॉजी या डिजिटाइजेशन या यूज़ और एडवांस टेक्नोलॉजी को ड्राइव नहीं किया है। इसका कारण एक ही है, वो कोविड। जो कोविड के पैंडेमिक में जो एक्सेलरेशन आई है नई टेक्नोलॉजी यूज़ करने के लिए, डिजिटल टेक्नोलॉजी यूज़ करने के लिए, और इसका एक बिल्कुल सामने आता है कि इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके जो जॉब्स अभी सस्टेन किए जा रहे हैं, अगर हम टेक्नोलॉजी नहीं यूज़ करते तो ग्रेटर जॉब लॉस होता है इस ही दौरान। आगे जा करके रिपोर्ट ने बिल्कुल एक तरीके से दिया है, जैसे उस टाइम कंप्यूटर्स जब आएगा तो बैंकिंग सेक्टर में काफ़ी हंगामा हुआ था और स्ट्राइक्स भी हुए थे। अब वो सेक्टर तो छोड़िए, जो पूरा आईटी रेवोल्यूशन आया है, जो बीपीए रेवोल्यूशन आया है, जो पूरा आईटी इनेबल्ड और आईटीईएस सर्विसेज जो आए हैं, और उसके जो कई करोड़ जॉब्स डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो उसके कारण पैदा हुए, वो एक सामने बिल्कुल एक मसाल आता है। और ये रिपोर्ट ने कहा है कि डिजिटल टेक्नोलॉजी और ये जो नए एडवांस्ड डिजिटल टेक्नोलॉजीज जो है, वो अडॉप्ट करने से दो चीज़ें होंगे, एक नए प्रोडक्ट्स बनेंगे और दूसरा प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, और जैसे शिशिर जी ने कॉम्पिटिटिवनेस भी बढ़ेगी। तो इन तीनों चीज़ों लेकर के अगर आप देखें और अगर हम इसको अडॉप्ट करें, तो रिपोर्ट में एक बड़ी, उसके एक टेबल्स में एक छोटी सी बात छुपी हुई है। पूरे 130 देशों में 3 देश हैं जिसमें मैन्युफैक्चरिंग वैल्यू एडेड बढ़ रही है, और चाइना, इंडोनेशिया और इंडिया है। और आप देखें जो चौथा एक करीब है जो कंट्रीब्यूशन बढ़ा है, वो कोरिया है। तो एक तरीके से इस रिपोर्ट में साफ जाहिर आता है कि इंडिया जैसे देश में भी अगर हम सेंसिबली टेक्नोलॉजी यूज़ करें तो जॉब्स बढ़ेंगे और एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी और नए प्रोडक्ट्स का होगा, स्केल बढ़ेगा जैसे शिशिर जी ने कहा था, और एक्सपोर्ट मार्केट्स में भी उसका एक डायरेक्ट कोरिलेशन है रिपोर्ट में। जो जिन्होंने टेक्नोलॉजी अडॉप्ट की है वो एक्सपोर्ट्स में भी काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। और जो डिजिटाइजेशन है, क्योंकि अभी कोविड में जो
जैसे कि एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग वगैरह तो काफ़ी समझ में आता है, लेकिन आप बिग डेटा एनालिसिस करें तो कोविड के टाइम में जो कंपनीज ने जो बिग डेटा से एनालाइज किया है, किस एरिया में उनका किस प्रोडक्ट शॉर्टेज आ रहा है, कौन से उनके प्रोडक्ट्स कंज्यूम नहीं हो रहे हैं, कौन से लाइंस बंद करने चाहिए और उनके लाइन में जो प्रोडक्ट्स की डिमांड है उनको कैसे, वो अभी हो रहा है। और आगे जा करके ये कंज्यूमर के लिए काफ़ी फ़ायदा होगा, क्योंकि उन SKUs में प्रोडक्शन बढ़ेगी, कॉस्ट घटेगा और आप और हम जैसे कंज्यूमर्स हैं हमें भी फायदा होगा। तो ये एक विन विन सिचुएशन है, ये विन लूज सिचुएशन नहीं है। और आनंद सर, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है जिसका जिक्र किया चिराग साहब ने, कि उसमें जो टेबल है उसमें 3 कंट्रियों का नाम है, एक चौथे कंट्री पर कोरिया की बात करते हैं, लेकिन अगर इन्हीं तीनों देशों में देखें तो किस तरीके से ये जो न्यू प्रोडक्ट और जो मैं कहूँ कि लीड कर रहे हैं इमरजेंस ऑफ न्यू इंडस्ट्री के लिहाज से, क्योंकि टेक्नोलॉजी ने नई इंडस्ट्री को भी जन्म दिया है, नए तरीके के सेक्टर्स को उसका जन्म हो रहा है। और उस अगर परिप्रेक्ष्य में देखें आज के माहौल में, तो हम कितने तैयार या कितने आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। जैसा कि दिलीप जी ने कहा, ये भारत हर समय टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार रहता है, और इस नए परिवेश में जबकि कोविड आया है तो हमने अपने ग्लोबल सप्लाई चेन्स को स्टडी किया है, और फिर जो टेक्नोलॉजिकली स्ट्रैटेजिकली इम्पॉर्टेंट सेक्टर्स हैं जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल, फार्मास्यूटिकल्स, इसमें हमारी पूरी कोशिश है कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज ले करके हम ये प्रोडक्ट्स बनाएं, सो दैट ये किसी एक देश पे हमारा ज़्यादा रिलायंस ना हो। इसमें हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज एक्सेप्ट कर रहे हैं, सरकार भी इन टेक्नोलॉजीज को एक्सेप्ट करने के लिए, स्केल बढ़ाने के लिए स्कीम्स लॉन्च की है सरकार ने। एक प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव है जो फार्मास्यूटिकल और ऑटोमोबाइल ये मोबाइल कंपोनेंट्स को दिया गया है। फेज्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम्स कुछ 9-10 प्रोडक्ट्स में लॉन्च होने वाले हैं। ये सब इस नए संदर्भ में भी डाला जा रहा है कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज जो स्ट्रैटेजिकली भी इम्पोर्टेंट हैं हमारे लिए, उनको हम अपनाएं, और उनको अपना करके एम्प्लॉयमेंट एंड ग्रोथ तो बढ़ेगा ही, और ग्लोबल सप्लाई चेन्स में हम ऐसा कोशिश करें कि आसपास जो हमारे 1-2 पड़ोसी देश हैं उन पे हमारा बहुत ज़्यादा रिलायंस न हो। शिशिर, क्योंकि अगर हम कंपैरिजन देखें, इसी कोविड काल में ही देखें, नई तकनीक के सहारे और दुनिया की जो टॉप मैं कहूँ कि इंडस्ट्रियल कंट्री माने जाते थे, उसके कंपैरिजन में इंडिया की पोजीशनिंग कैसे दिख रही है। और कुछ एक्सपर्ट ये भी कहते हैं मैं कि इंटरनेशनल लेवल पर जो आंकड़े हैं वो इशारा करते हैं कि सबसे ज्यादा अगर किसी देश ने छलांग लगाई है इस कोविड एरा में, तो वो भारत जैसे देश ही है। निश्चित तौर पर देखिए, हमने काफी बेहतरी की है। अब देखिए, इसका सबसे बड़ा उदाहरण हम आप जो बातचीत कर रहे हैं, ये जो सिस्टम आज जिसपे हम लोग बातचीत कर रहे हैं, आज से आप जरा सोचिए 6 महीने साल भर पहले हम लोग स्काइप और जूम वगैरह पे बहुत ज्यादा बातचीत नहीं करते थे, एक्सेप्ट कि बहुत ज्यादा कोई इमरजेंसी सिचुएशन है या कुछ खास तरह की चीजें हैं। ये एक जनरलाइज हो गया है। अगर आपको याद होगा कि कुछ समय पहले एक कंपटीशन इनिशिएट किया गया था कि बेटर ऐप हमारे यहाँ क्या है, उसकी एक्सेप्टेबिलिटी क्या है, और उस कंपटीशन के बाद हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे ऐप्स आए जिसके बारे में हम सोच नहीं सकते थे कि हमारे अपने हिंदुस्तानी जो है इस तरह का ऐप आपके सामने रख सकते हैं। उसकी क्वालिटी में आप किसी भी तरह का अंतर नहीं पाएंगे। हो सकता है तरह तरह के आरोप लगेंगे कि आपने उसकी कॉपी की, आपने उसका कॉपी किया, आपने ये किया, फेयर इनफ, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या हमने उसका ऑल्टरनेटिव एक तैयार किया। अगर एक तरफ एक ऐप जा रहा है तो हमने क्या तैयार किया, और उसमें हमारा रिस्पॉन्स टाइम कितना था। आज ऐसा नहीं हुआ कि अचानक आपने एक सर्टेन कैटेगरी ऑफ ऐप को बैन किया तो उसके बाद लगा कि अब क्या करेंगे, हमारे पास तो तकनीक गई, हमारे पास तो ऐप गया। आप देखिए, सारी चीजें उसी रफ्तार से उसी तरीके से चल रही है, और कई ऐसे ऐप्स आए हैं जिनका मैंने यूज किया है और मुझे लगा कि ये शायद कहीं उससे बेहतर है। तो तकनीक के मामले में हमने छलांग लगाई है, और हमें नहीं भूलना चाहिए कि सिलिकॉन वैली में ज्यादा कौन है, हिंदुस्तानी है। आज अगर आप माइक्रोसॉफ्ट की बात करेंगे, अगर आप गूगल की बात करेंगे, उसके टॉप कौन है, हिंदुस्तानी। यानी कि इंडियन ब्रेन्स अगर ग्लोबल आईटी सेक्टर को चला सकता है तो हिंदुस्तान में क्यों नहीं चला सकता है। उसके लिए संभावना है, प्रोत्साहन देने की जरूरत है, उसके लिए मदद देने की जरूरत है। और मुझे विश्वास है कि सरकार की ओर से
एक जैसे मैंने ऐप कंपटीशन की बात की, इसी तरीके के कुछ और इंसेंटिव्स की बात अगर होगी तो निश्चित तौर पर आईटी आपके लिए एक और अलग एवेन्यू खोलेगा। अब तक जो हमने किया है सो किया है, अब और अलग एवेन्यू खुलेगा। जैसे कहते हैं ना कि आपके पास विपदा आती है तो विकास के अवसर भी बनते हैं, ये एक अवसर बना है, जरूरत है कि इसे हम कैच करें और इसको हम यूटिलाइज करें। दिलीप सर, क्योंकि इंडस्ट्री की एक अलग कंडीशन और मैं कहूँ कि जो एनवायरनमेंट है और जो हालात हैं उसके हिसाब से उनकी डिमांड बदलती है, उसको जो एनवायरनमेंट चाहिए होता है। कोविड के पहले का जो एनवायरनमेंट था और कोविड के बाद का जो एनवायरनमेंट इस वक्त नजर आ रहा है अभी कोविड काल में, किस तरीके से एनवायरनमेंट बदला और क्या उसके लिहाज से उसे वो एटमॉस्फेयर, वो टेक्नोलॉजी या फिर दूसरे साधन इस वक्त मिल रहे हैं, या कुछ और आपको लगता है कि इस वक्त जरूरत है जिसके जरिए हम ज्यादा ऊंची छलांग लगा सकते हैं? कविन जी, एक तो ये कोविड के टाइम, और मैं ये नहीं कर रहा क्योंकि आनंद सिंह जी यहाँ पे हमारे साथ है, लेकिन जो इस पिछले कई महीनों में जो गवर्नमेंट और इंडस्ट्री और इंक्लूडिंग ट्रेड यूनियंस के साथ जो डिस्कशन और कोलैबोरेटिव एफर्ट हुआ है और सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट में, वो पहले मैं जब तक इस सेक्टर में था इंडस्ट्री एसोसिएशन से, और मेरे को करीब 35 साल हो गए हैं इस सेक्टर में, मैंने कभी नहीं देखा। एक दूसरा जो था, जो भी इंडस्ट्री अगर कोई मांग थी, अगर वो जायज़ है तो स्पीड ऑफ एक्शन बहुत ही तेज था। तीसरा, एक कहीं से एक ऐसे होता है कि सिविल सर्वेंट से जो काम नहीं करते हैं, ठीक है, वो इनका एक तरीके से परसेप्शन है। लेकिन इस दौरान जो असली कोरोना वॉरियर्स हैं, हम डॉक्टर्स को रिकग्नाइज करते हैं, लेकिन जो पूरे ताल्लुक से एसडीएम और लोकल और सेंटर तक जितने भी सिविल सर्विस गवर्नमेंट में, उन्होंने जो इतना मेहनत की है जो इकोनॉमी में करने के लिए, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रीजन है, क्योंकि इकोनॉमी में रिकवरी देख रहे हैं। अगर आप रिपोर्ट में ही देखें, क्योंकि हम रिपोर्ट का जिक्र कर रहे हैं, रिपोर्ट में वैसे 46 बार इंडिया मेंशन होता है, उसमें 5 बार अगर आप देखें तो उन्होंने गवर्नमेंट की प्रशंसा की है। एक तो मेक इन इंडिया के बारे में, दूसरा जो डिपार्टमेंट ऑफ हेवी इंडस्ट्री का एक समर्थ प्रोग्राम है जिसमें उन्होंने 4 सेंटर पूना, बेंगलोर और दिल्ली में वो जो सेंटर्स क्रिएट किए हैं, जो एडेप्टिव टेक्नोलॉजी को यूज़ करने में इंडस्ट्री के साथ कोलैबोरेशन है और पीपीपी मॉडल में है। तीसरा जो है ना, डिजिटल इंडिया की प्रशंसा की है, क्योंकि डिजिटल इंडिया का जो पूरा है इसको, और चौथा जो है वो बड़े अनलाइकली सा था, मैं भी चौंक गया देख करके, वो स्मार्ट सिटीज़ प्रोग्राम है। और क्योंकि वो एसडीजी से लिंक कर रहे हैं ये पूरा रिपोर्ट, वो कहते हैं कि अगर ये जो है ये बहुत ही अच्छा होगा। और उन्होंने जो रिकमेंडेशन जो कहा था, क्योंकि आप पूछ रहे हैं आगे क्या हो सकता है, एक तो उन्होंने कहा था आप सक्सेसेस शोकेस कीजिएगा। एक इंडियन कंपनी ऑटोमोटिव सेक्टर में केस स्टडीज में उसको आगे बताया है, और वहाँ पे जो अलग अलग सेक्टर से कंपनीज है, अगर इंडियन कंपनीज उन कंपनियों से कुछ सबक सीखे और उनको अप्लाई करें तो आगे बढ़ सकता है। दूसरा उन्होंने कहा था कि डायग्नोस्टिक टूल किट और टेलर मेड ब्लूप्रिंट एक बनाइएगा, जो अभी मैं कहना नहीं चाहता हूँ, लेकिन किसी डिपार्टमेंट में अभी उसको अनाउंस करने जा रही है, तो वो नहीं करना। और तीसरा जो था, उन्होंने कहा था कोलैबोरेशन और क्रॉस फर्टिलाइजेशन ऑफ आइडियाज, उसमें भी ब्रिक्स का जिक्र किया गया, ब्रिक्स का आईसीटी फोरम का जिक्र किया गया, और मैं उस फोरम का मेंबर हूँ, तो मुझे पता है उसमें हम कैसे कर रहे हैं। और चौथा उन्होंने कहा था पार्टनरशिप्स डाइवर्सिफाई करें। तो अगर हम ये 4 रिकमेंडेशंस लें और इंडिया में इसको इम्प्लीमेंट करें तो आगे बहुत ही एक अच्छे तरीके से बढ़ सकते हैं। और इसका जो नए जो कहते हैं 4IR, फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, और जो 7 और 8 टेक्नोलॉजीज का, उसका देश को फायदा होगा, लेकिन आम जनता को भी फायदा होगा, और कस्टमर्स के लिए भी काफी फायदा होगा। और आनंद सर, जो जिसका जिक्र किया दिलीप साहब ने, मैं उस पर आना चाह रहा था कि उन्होंने जिक्र किया है, तो मैं चाहूंगा इसका थोड़ा सा जवाब आपसे कि स्मार्ट सिटी को लेकर मैं समझना चाह रहा था, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी जो कोविड काल में हमने देखा कि जहां पर डेवलपमेंट या फिर जिसकी रफ्तार अलग अलग वजहों से वहां पर रुकी हुई है, लेकिन उसका जिक्र भी इस रिपोर्ट में है, यानी कि वो की फैक्टर के तौर पर नजर आ रहे हैं यूएन की रिपोर्ट में। किस तरीके का चैलेंज दिख रहा है कोविड के इस काल में उन सेक्टर या उन स्कीम्स को आगे बढ़ाने को लेकर सरकार के साथ?
स्मार्ट सिटीज़ तो बहुत ही इम्पोर्टेंट स्कीम रही है सरकार की, एंड डेफिनेशन ऑफ स्मार्ट सिटीज़ है कि यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी इन द शहर एंड टू प्रोवाइड अच्छी गुड्स एंड सर्विसेज अपने नागरिकों को। तो स्मार्ट सिटीज़ तो इन अ वे लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ इंक्लूडिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को वो अपनाती है और उनको अपनाते हुए आम नागरिक को अच्छे गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो ये तो पिछले 5-6 साल से स्मार्ट सिटीज़ चल रही थी और इस दौरान उसका अच्छा फल भी हमें देखने को मिला है। कई सारी सर्विसेज अब ऑनलाइन प्रोवाइड की जाती हैं, लोगों को हर जगह जाके सरकारी ऑफिस में खटखटाने नहीं पड़ते हैं, चीज़ें लाइसेंस परमिशन काफ़ी चीज़ आपको ऑनलाइन मिल जाती है। तो इंडिया ने बहुत ही अच्छे तरीके से ये आईटी टेक्नोलॉजी अपनाया है। एंड इंडस्ट्री 4.0 में एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, अभी नया औद्योगिक पॉलिसी बन रही है, उसमें इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स वगैरह की भी बात हो रही है। अब ये भी बात हो रही है इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स में लेटेस्ट इंडस्ट्री 4.0 सर्विस प्रोवाइडर्स हर इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स में प्रोवाइड किए जाएं, जो 3D प्रिंटिंग में मदद करें कंपनियों की, जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स में मदद करें, जो दिलीप जी ने कहा एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग में मदद करें। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा है सरकार के लिए भी कि जो अब क्लस्टर्स हम तैयार करेंगे उनमें बिजनेस डेवलपमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स हों जो लेटेस्ट इंडस्ट्री 4.0 टेक्नोलॉजीज हमारे औद्योगिक विकास में उसको कंट्रीब्यूट करें। शिशिर, 2 पॉइंट में थोड़ा सा और चाहूंगा उस पर विस्तार से सोचना आपसे। तो ये कि इसी रिपोर्ट में ये भी कहा जा रहा है कि प्रोडक्शन एफिशिएंसी जो है वो सबसे की फैक्टर होगा और उसको एनहेंस करने के साथ साथ हम कई और गोल्स को अचीव कर पाएंगे इस दौर में। आइए मैं कोरोना काल की बात करूं, कैसे देखते हैं भारत में इस पॉइंट को, और दूसरा कि फ्यूचर के जो चैलेंजेस की बात ये रिपोर्ट करती है कि जहां पर फोकस करना है सरकार इंडस्ट्री दोनों को मिलकर, उस दिशा में हमारे कदम कैसे? देखिए, जहां तक सवाल है प्रोडक्शन एफिशिएंसी का, प्रोडक्शन एफिशिएंसी में हम लोग क्या कहते हैं कि आप वर्कर, आपका पर वर्कर, एक बिल्कुल आम भाषा में कहूं कि एक प्रति श्रमिक का जो योगदान है पूरी व्यवस्था में वो कितना ज्यादा हो सकता है, उसका किस तरीके से आप उसका आकलन करते हैं। अब उसे आप कैसे बेहतर बना सकते हैं, मेन मुद्दा तो यही है। एक देखिए, एक लेबर की प्रोडक्टिविटी बढ़ाना या उसकी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए आपको क्या चाहिए, कंड्यूसिव एनवायरनमेंट चाहिए, आपकी मशीनरी ऐसी हो जो अप टू डेट हो, टेक्नोलॉजी ऐसी हो जो कि लेटेस्ट हो, और ज्यादा से ज्यादा बेहतर उसको सुविधाएं हम दे सके। ये करना आपके लिए बहुत मुश्किल नहीं है। जरूरत इस बात की है कि आप उन टेक्नोलॉजी को लेकर के आए जो कि आपके इंडियन एनवायरनमेंट के हिसाब से हो। देखिए, कई बार ये भी मुद्दा आता है कि कई तकनीक ऐसी आई हैं जिनका हमारे हिंदुस्तानी जिसको कहते हैं ना कि आबो हवा से कोई लेना देना है नहीं। नतीजा क्या हुआ है कि वो कई बार हमारे लिए वो नुकसान ही करके गई है। हमें इनसे बचना है। हमें ये देखना है कि आज की जरूरत के हिसाब से लेबर, पर कैपिटा लेबर को हम कैसे और इम्प्रूव कर सकते हैं। हमने शुरू में आपसे बात की थी कि इकोनॉमी ऑफ स्केल इम्प्रूव करना है। इकोनॉमी ऑफ स्केल के साथ साथ अगर हम पर कैपिटा लेबर की भी हम इफिशिएंसी को इम्प्रूव कर ले तो आपका जो कॉस्ट होगा वो कम आएगा। और यही तो चाहिए। ग्लोबल सप्लाई चेन में आज अगर हमारी मजबूत स्थिति होनी है तो क्या चाहिए, सस्ता माल, अच्छा माल, बड़े पैमाने पर माल। ये 3 चीज अगर आप दे सके तो ये संभव है और यही टेक्नोलॉजी कह रही है। तो मुझे लगता है कि इस पे हमको ध्यान देना है। आनंद सर, शिष्य करें वाकई वो बहुत महत्वपूर्ण है, और किस तरीके से इस चुनौती से पार पाने की योजना या फिर मैं कहूँ कि भविष्य की रूपरेखा। ये बहुत ही सटीक बात कही शिशिर जी ने। ये इंडस्ट्री 4.0 को तो सरकार अपनाएगी, बट एक बात जरूर सरकार के जहन में बहुत ज़रूरी है कि इसके साथ एम्प्लॉयमेंट भी हमारी साथ साथ बढ़े। कुछ इस तरह नहीं कि शॉर्ट टर्म ग्रोथ के लिए हम रोजगार लोगों का कम कर दें। ये सरकार के जहन में बहुत ही ज़रूरी है कि एम्प्लॉयमेंट को भी ध्यान रखा जाए। लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ तो हम एक्सेप्ट कर ही रहे हैं, बिल्कुल 3D प्रिंटिंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, इन सब पे सरकार जोर दे रही है। बट मैं ये एक बात फिर से रिपीट करना चाहूँगा कि एम्प्लॉयमेंट भी हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट मुद्दा है। और 2 चीज़ हमारी सरकार, हमारे डिपार्टमेंट इंडस्ट्रीज में करता है। एक तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, IPR को भी हम काफ़ी
बढ़ावा दे रहे हैं, सो दैट लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज एक्सेप्ट की जाए और टेक्नोलॉजीज में लोग इन्वेस्ट करें, सो दैट उसमें जो उनको रॉयल्टी मिलती है उसके कारण वो और अच्छे टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करें। दूसरा, पूरा जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है उसमें इनोवेशन का बहुत बड़ा जोर है। जो हम भारत दुनिया का 3rd लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम नाउ रखता है। हमारे डिपार्टमेंट में 32,000 स्टार्टअप्स रजिस्टर हुए हैं। उनको तरह तरह के हम लोग इंसेंटिव्स दे रहे हैं, उनको क्रेडिट दे रहे हैं, उनको टैक्स बेनिफिट दे रहे हैं। और ये मोस्टली स्टार्टअप्स किस सेक्टर में जाते हैं? ये सब इनोवेशन में जाते हैं। ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज एक्सेप्ट करती हैं, ये लोग ऐप्स बनाते हैं, जैसे शिशिर जी ने कहा, ये लोग तरह तरह के टेक्नोलॉजीज पढ़ा करके नागरिकों की तरह तरह की वो सेवा करते हैं। तो जस्ट मैं ये रिपीट करना चाहूँगा, हमारे डिपार्टमेंट 2 चीज़ पे बहुत जोर दिया जा रहा है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एंड ये स्टार्टअप कल्चर में, जहाँ पे ये इनोवेशन एनकरेज किया जाए। ओके दिलीप सर, आखिर में एक तो मैं चाहूँगा आपका सजेशन की स्पीड इसको और बढ़ाने के लिए कोरोना काल में ही क्या और बड़े कदम आपको लगता है जिनकी जरूरत है? और दूसरा एक मेरा सवाल ये था कि मैं 2018 की रिपोर्ट भी पढ़ रहा था यूएन की, जब 2 साल पहले आई थी। उसमें हम देखते थे कि दुनिया के दूसरे देशों के एग्जाम्पल्स होते थे और हम उम्मीद करते थे कि शायद कभी हम भी इसमें शामिल हों। इस बार खुशी हो रही है आपको कि जिस तरीके से भारत की कई सारी स्कीम्स को इसमें वेटेज मिला है, और जो मैं कहूँ कि वजन पहले से 18 की रिपोर्ट के मुकाबले 2020 में भारत काफी ज्यादा दिख रहा है। कविन जी, आई थिंक पहले जो आपका दूसरा सवाल है उसको मैं पहले जवाब दूंगा। एक बहुत प्रसन्नता की बात है और पूरे देश को गर्व होना चाहिए कि इंडिया के एग्जाम्पल्स और इंडिया के पॉलिसी इनिशिएटिव्स और इंडिया के जो कदम उठाए हैं, अक्सर ये कहा जाता है कि इंडिया कदम उठाएगा, इसमें आया है कि इंडिया ने कदम उठाए हैं और ये ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं। तो इस बात को लेकर सबको प्रसन्नता होनी चाहिए और ये एक तरीके से हमें एक इंसेंटिव होना चाहिए कि हमें प्रोत्साहित करना चाहिए कि हम आगे जा कर के और भी ऐसे कदम लें। तो एक ये है। दूसरा जो है इसमें, जैसे अभी आनंद सिंह बहल साहब ने कहा था कि उसमें रैंकिंग्स में 3 पार्ट है। एक है पेटेंट एक्टिविटी, दूसरा एक्सपोर्ट एक्टिविटी और तीसरा है इंपोर्ट एक्टिविटी। इंपोर्ट एक्टिविटी में हमारे हाईएस्ट रैंकिंग है 7, यानी कि इंडियन कंपनीज विश्व भर से अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी देखती है और उसको अपनाती है और यहाँ पे लागू करती है। और हाल में प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में कहा था कि उनकी 3 T's है। उसमें एक टेक्नोलॉजी, हमारे मिशंस को बोला है कि भाई टेक्नोलॉजी आइडेंटिफाई करिएगा और जो हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं उसको एक तरीके से उसको आइडेंटिफाई कीजिएगा। दूसरा, हमारी जो रैंकिंग है एक्सपोर्ट एक्टिविटी में 19 है और अगर हम $5 ट्रिलियन का एक इकोनॉमी का एक सपना रखें तो उसमें $1 ट्रिलियन एक्सपोर्ट्स होगा। तो हम अगर उस पर फोकस करेंगे और एक्सपोर्ट्स के में क्या बाधा आ रहे हैं और क्या क्या करना चाहिए तो हमारी रैंकिंग और भी ऊपर जाएगी। और जैसे अभी वो जो हमारी पेटेंट एक्टिविटी है, क्योंकि टॉप के 10 नेशंस जो हैं, जो लीडर्स हैं इसमें, उनका और उनके बीच में हमारे बीच में खाली एक फर्क है, पेटेंटिंग एक्टिविटी और इनोवेशन। और अभी जैसे आनंद सिंह बहल ने कहा था कि एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी आएगी, एक इनोवेशन के ऊपर अलग अलग सेक्टर्स में चर्चा हो रही है। तो वो अगर इनोवेशन फ्रेमवर्क जैसे फार्मास्यूटिकल्स में हो रही है और जैसे अभी उन्होंने कहा था कि क्लस्टर्स में इनोवेशन का एक है, अगर आप देखें जो फेज्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम और प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव्स जो क्लस्टर्स बनाए हैं, क्लस्टर्स में स्टेट्स के बीच में कंपटीशन किया है और उस क्लस्टर में ही इंडस्ट्री एकेडमी कोलैबोरेशन होगा, रिसर्च सेंटर होगा और अलग अलग सिस्टम होगा कि इस टेक्नोलॉजी को कैसे एक तरीके से कैप्चर करें और इंडस्ट्री में ट्रांसलेट करें। तो वो कदम, और उसमें टाइमलाइन है, 30 दिन, 60 दिन, 180 दिन का है। तो उसको हम अगर करें और उसको दूसरे सेक्टर्स में एक्सपैंड करें तो वो बहुत ही फायदेमंद होगा। राइट सर, यही उम्मीद हम कर सकते हैं जिस तरीके से अब तक का सफर रहा है। और आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस बहुत ही महत्वपूर्ण और अहम चर्चा में जुड़ने के लिए शुक्रिया, और समझाने के लिए कि यूएन की जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट 2020 की रिपोर्ट है वो क्या कहती है और उसमें भारत की पोजीशन क्या, और किस तरीके से हमने पिछले 2 साल पहले की जो रिपोर्ट थी उससे छलांग लगाई है। तो आज फिलहाल इतना ही। नमस्कार।